तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की और अगली क्लास जो भी हमारी चलेंगी उस पे सब पे रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो ज़रा ध्यान से समझना और सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट कहता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो भी क्या है, एक मीडियम जो क्या करता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो रिफ्रैक्शन अगर शो करता है तो वो क्यों शो करता है? Sir, सर क्योंकि डिफरेंट एयर refractive index increases from top to bottom. क्यों? क्या रीजन है? कहां से टॉप कौन है, टॉप कौन है, बॉटम? सर एयर लेयर डिफरेंट होती है। हाँ, डिफरेंट लेयर्स है हमारे पास। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जिनकी डेंसिटीज डिफरेंट होती हैं, जिस वजह से हर लेयर अपने आप में एक नया मीडियम एक्ट करती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर लाइट की रेज को रिफ्रैक्ट करता है। एटमॉस्फेयर लाइट की रेस को क्या करता है, रिफ्रैक्ट। क्योंकि पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग एयर की लेयर्स है जिनकी डेंसिटी जो है वो अलग अलग है। कहते हैं हमारा एटमॉस्फेयर वेरी इंपॉर्टेंट अलग अलग लेयर्स का बना हुआ है जिनकी डेंसिटीज अलग अलग है। जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते रहते हैं लेयर्स की डेंसिटी जो है वो कम होती रहती है। मतलब हमारे सी लेवल पे जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो सबसे ज्यादा डेंस है। इसका मतलब है जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस पर क्लोज आते रहते हैं एयर जो है वो ज्यादा डेंस होती रहती है। इस रीजन की वजह से जब लाइट, सर कौन सी लाइट? मेनली हमारे पास एटमॉस्फेयर से एक ही लाइट आती है, वो है सनलाइट। जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो ये अलग अलग लेयर्स डेंसिटी वाली एक कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन शो करती हैं। इस रिफ्रैक्शन को जो अलग अलग लेयर्स अलग अलग डेंसिटी की एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन शो करती है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? तो हमारे एटमॉस्फेयर अलग अलग लेयर्स का बना होता है जिनकी डेंसिटीज अलग अलग होती हैं। अलग अलग डेंसिटीज होने की वजह से एक तरह से ये अलग अलग मीडियम एक्ट करती हैं। अलग अलग मीडियम अलग अलग रिफ्रैक्शन शो करते हैं। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो लेयर्स है, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये 10 किलोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली होती है। जनरल नॉलेज में शेयर कर रहा हूं आपसे। सबसे ज्यादा डेंस ये होती है। बादल सब इसी में ही होते हैं, क्लाउड्स वगैरह वगैरह। 20 किलोमीटर तक जब आप पहुंचो तो उससे नीचे हमारे कमर्शियल प्लेन्स उड़ते हैं 35,000 फीट की। उससे ऊपर हमारे फाइटर प्लेन्स उड़ते हैं ओजोन लेयर के आसपास। 10 किलोमीटर की थिकनेस है ओजोन लेयर की। उसके ऊपर 30 किलोमीटर तक हमारे एक्सपेरिमेंटल हॉट एयर बलून्स चले जाते हैं।
जो हम स्पेस में भेजना चाहते हैं या भेज सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे वो इसी रीजन की वजह से होता है। नीचे यही वाला बलून अगर ट्रोपोस्फेयर में होता है तो ये ऐसे होता है, बहुत मोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता रहता है ये पतला और लंबा होता रहता है, ऐसे होता रहता है। सर क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर ऊपर का पतला होता रहता है, इसलिए ये ऐसे हो जाता है। इससे ऊपर की जो लेयर होती है मीजोस्फेयर, यहाँ पर हमारी यूजुअली बिजली कड़कती है, मीटियोर्स वगैरह यहाँ पर आते हैं, सो ऑन। स्ट्रेटोस्फेयर के यहाँ पे भी पूरा बिजली कड़कती है। देन मीजोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर हो गया, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। अब सबकी डेंसिटी अलग है। थर्मोस्फेयर के ऊपर एग्जॉस्ट में नहीं है, एग्जोस्फेयर आती है बेटा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लीस्ट डेंस ये होती है, और मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है वो किसकी होती है? ट्रोपोस्फेयर की। समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट? ये जनरल नॉलेज है, मैंने जो शेयर करी है। अब आप देख सकते हैं बेटा, ये एक शिप है। आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा इस शिप की एक्चुअल पोजीशन को फिगर आउट करना, कि ये इस शिप की एक्चुअल पोजीशन है कौन सी, कौन सा डिजाइन है शिप का, ठीक है। पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आपको इस शिप के दो हिस्से नजर आ रहे हैं। ये वाला हिस्सा जो है वो इस हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही होता है, लेकिन इसका एक अलग से नाम होता है जिसको हम कहते हैं मिराज। हम मिराज नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको मिराज का एक और एग्जांपल देता हूं। ये देखो बेटा, ये गाड़ी कड़कती हुई धूप में आ रही है एक रोड के ऊपर, लेकिन आपको नीचे लगता है कि रोड के यहाँ पे देखो पानी है, और उस पानी की वजह से गाड़ी की एक इमेज नीचे भी बन रही है। तो बेटा ये गलत है। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? मिराज का। और मिराज डेजर्ट में बहुत धोखा देता है। अगर कोई डेजर्ट में जाता है तो उसको दूर से लगता है कि वहां पे देखो पानी पड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो पानी नहीं होता। वो एटमॉस्फेयर की वजह से गर्म हवाएं होती हैं जो पानी जैसी लगती हैं, नजर आती हैं, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि रिफ्रैक्शन वहां पे, रिफ्लेक्शन वहां पे हो रहा है, पर वो रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो एक धोखा होता है। क्योंकि जब आप वहां तक पहुंचते हो तो पता लगता है कि वहां पे तो कुछ है ही नहीं सिवाय डेजर्ट के। तो ये मिराज जो होता है डेजर्ट में, एक मिनट बेटा, बड़ा खतरनाक होता है, और ये इंसान को किसी किसी जगह पे कहां ले जाता है, उसको खुद ही नहीं पता चलता। एंड दैट गाय gets lost, that person gets lost in the desert. जी बेटा। सर फिर मिराज इज एन एटमॉस्फेरिकल कॉन्सेप्ट और समथिंग टू डू विद न्यूरोलॉजिकल परसीविंग? नहीं बेटा, एटमॉस्फेरिक कॉन्सेप्ट। न्यूमरोलॉजिकल मतलब नंबर, मतलब so she's asking if it's related to brain. रिलेटेड as टू in कि मिराज यूजुअली जब सुनते हैं, it is mostly when the person has been deprived for a very long time. तो वो बॉडी के कारण से भी तो हो सकता। मैं पूछ रही हूँ if it's neurological कोई relation। अच्छा, न्यूरोलॉजिकल, मेरे को लगा न्यूमरोलॉजिकल। मैं कहा नंबर कहां से आ गया? नहीं बेटा, इट्स नॉट न्यूरोलॉजिकल बेटा, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल इल्यूजन। ये डेजर्ट में बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट अगर आपने वो मूवी देखी है ममी पार्ट 1, सारी देखेंगे सर। टॉम क्रूज की नहीं, यस सर, है ना? जब वो हेमुनेप्ट्रा
हेमोनैप्टा करके कुछ जगह होती है, हेमोनैप्टा है, हाँ हेमोनैप्टा, वो वहां जाते हैं तो वो उनको वहां पर अर्ली मॉर्निंग पहुंचना होता है, क्योंकि अंधेरे में या शाम के टाइम वो जगह नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे सनराइज करता है तो बेटा सामने एक बहुत बड़ी सिटी अपने आप बननी शुरू हो जाती है। तो ये वो उस टाइम पे लाइट का बेटा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, इट हैज नथिंग टू डू विद न्यूरोलॉजिकल या डिप्राइव कि मुझे बहुत प्यास लगी है वगैरह वगैरह, दैट कैन बी एन एड ऑन सिचुएशन, ठीक है, बट मेनली इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, क्योंकि जो इंसान वहां पे डिप्राइव्ड है पानी के लिए और दूसरा इंसान आ गया वहां पे जो बिल्कुल भी पानी के लिए डिप्राइव नहीं है, ऑप्टिकल इल्यूजन दोनों को ही नजर आए। गॉट द पॉइंट? तो ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये जो कार आ रही है रोड के ऊपर, इस रोड के ऊपर दो लोग खड़े हैं एंड आई बिलीव ये दोनों लोग इस रास्ते से रोज निकलते हैं, तो दे आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ एनीथिंग। उनके पास पानी की बोतल भी होगी क्योंकि वो अपनी कार में बैठे हैं, पर ये ऑप्टिकल इल्यूजन जो है नीचे की कार की, ये सभी को नजर आएगी जो दूर से देख रहे होंगे। ये जो शिप है जो इतना अजीब सा फिगर में लग रहा है, ये दूर से सबको नजर आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, बट हमारे कोर्स में मिराज या ऑप्टिकल इल्यूजन्स नहीं है, बट इट इज वन वेरी फेमस फिनोमेना। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कुछ ऐसे फिनोमेनास जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फ्राइडे को। तो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, फर्स्ट कहते हैं स्टार्स अपीयर करते हैं हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन, मतलब जहां पे उनको होना चाहिए वो उस पोजीशन से हमें ऊपर नजर आते हैं। सर क्या मतलब? अब जरा ध्यान से देखना बेटा। लेट्स सपोज आप यहां पर खड़े हुए हैं, ये है वो स्टार। अब स्टार यूजुअली बहुत दूर होते हैं हमसे, ठीक है, तो जब वो दूर होते हैं तो दे अपीयर एज पॉइंट साइज, है ना, दे एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अगर वो पॉइंट सोर्स अपीयर करते हैं तो बेटा उनसे एक ही रे ऑफ लाइट निकलेगी। जब ये रे ऑफ लाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो धीरे 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 बेंड करने लग जाती है और ये कहां पहुंचती है, हमारी आईज के ऊपर। लेकिन हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा सीधा देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में देख सकते हैं, और जब हम इस स्ट्रेट लाइन को पीछे देखते हैं तो वो स्टार हमको यहां पे नजर आता है। तो ये उस स्टार की एक्चुअल पोजीशन है और ये उस स्टार की एपरेंट पोजीशन है जो हमको दिखती है, पर वो होता कहां पे है, अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा नीचे की तरफ। कहते हैं सिंस स्टार हमारे से बहुत दूर है तो वो एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। जब रेज लाइट की एक स्टार से पास करती है फ्रॉम डिफरेंट, देखो बेटा सेम कॉन्सेप्ट मैं बार बार यूज करूंगा ताकि आपको ये याद हो जाए। जब स्टार से रे ऑफ लाइट पास करती हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की, जिनकी डेंसिटीज डिफरेंट होती हैं, तो इट अंडरगोज कॉन्टिन्यूअस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और वो अंदर की तरफ बेंड करती हैं। सर क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट
कहां मूव कर रही होती हैं? ये गलत लिखा हुआ है, रेयरर टू डेंसर। ये क्या होगा? रेयरर टू डेंसर। ठीक है, तो वो जो है वो रेयरर टू डेंसर मूव करती है, इसलिए वो अंदर की तरफ बेंड करती है, मतलब टूवर्ड्स नॉर्मल। बेंडिंग इनवर्ड्स का बेटा मतलब होता है टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, लेकिन हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में ही व्यू कर सकते हैं, इसीलिए जब हम उस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो हमें उसकी एपरेंट पोजीशन थोड़ी सी ऊपर नजर आती है उसके एक्चुअल पोजीशन से। दिस इज व्हाट वी सी। तो स्टार की ये क्या होती है बेटा? एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, तो जैसे जैसे रे ऑफ लाइट ऐसे जाती जा रही है, जाती जा रही है, जब वो हमारी आईज पे पड़ती है, तो बेटा हम जब उसको सीधा स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो हमें स्टार ऊपर नजर आता है हमारी एक्चुअल पोजीशन से। आई होप आपको बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आया। Yes, sir. इसमें Yes, से कुछ कॉपी करना है बेटा किसी को? तो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट। कहते हैं स्टार्स ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। तभी तो हमारे पास पोएम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब ऐसा क्यों होता है? अगर मैं किसी स्टार और प्लैनेट को देखूं तो डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा। प्लैनेट्स अपीयर बिग इन साइज, इनसे जो लाइट निकलेगी वो बड़ी सारी रे ऑफ लाइट देंगी। लेकिन स्टार्स आर वेरी फार, तो दे एक्ट एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, लेट्स सपोज ये हमारी आईज है, स्टार ये रहा, अब इससे रे ऑफ लाइट निकल रही है, इट इज शोइंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वो अलग अलग बेंड कर रही है। कभी वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, कभी वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती। अगर वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी, अगर वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी हमको स्टार नजर आता है। लेकिन अगर वो रिफ्रैक्शन की वजह से साइड में आ गई, मतलब इट्स काइंड हमारे फोरहेड पे गिर रही है वो रे, या वो रे हमारे चीक को टच कर रही है, बेटा हमको वहां थोड़ी ना नजर आएगी। अगर वो रे ऑफ लाइट हमारी आंखों पे गिरेगी तो हमें नजर आएगी। कभी कभार इट फॉल्स ऑन दी आईज, कभी कभार इट डजंट फॉल्स ऑन दी आईज। When it falls on the eyes हमें नजर आएगा, when it doesn't reach our eyes it misses, हमें वो स्टार नजर नहीं आता। तो वही बात आ गई, स्टार्स पॉइंट सोर्स है लाइट के, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं। तो जब रे ऑफ लाइट एमिट की जाती है इन स्टार से, तो वो अलग अलग लेयर्स डेंसिटी वाली पास करते हैं थ्रू द एटमॉस्फेयर, जिनकी वजह से दे शो कॉन्टिन्यूअस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ड्यू टू दिस ये रे ऑफ लाइट जब हमारी आंखों तक पहुंचेगी स्टार नजर आएगा, और जब वो हमारी आंखों को मिस कर देगी स्टार हमें नजर नहीं आएगा। इस वजह से स्टार्स जो है वो क्या करते हैं, ट्विंकल। लेकिन प्लैनेट्स दे आर ह्यूज बिग इन साइज, और वो हमारे से बहुत पास होते हैं एज कंपेयर टू स्टार। तो इसलिए वो लार्ज नंबर ऑफ रेज एमिट करते हैं। जब ये रेज कॉन्टिन्यूअस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करती है तो भी सारी या कुछ रेज हमारी आंखों पे जरूर गिरती हैं, इसलिए प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। आया कॉन्सेप्ट समझ में?
तो ये देख लो बेटा, सारे स्टार्स आपको एज वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल डॉट्स नजर आ रहे हैं। तो वो डॉट के फॉर्म के अंदर आएंगे तो वो ट्विंकल करेंगे, लेकिन प्लैनेट्स जो आपको नजर आ रहे हैं दे आर ह्यूज बिग इनसाइड। जस्ट रैंडम डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो इन बड़े बिग एटम्स के साइज, इन बड़े साइज के अंदर बेटा रेज ऑफ लाइट निकलती है या बीम ऑफ लाइट निकलती है। बेटा बीम थिक होती है, रे जो होती है बेटा वो सिंगल होती है। रे क्या होती है? सिंगल लाइट। और दूसरी जो होती है वो क्या होती है बेटा? बीम, उसके अंदर रेज ऑफ लाइट होती है। रेज ऑफ लाइट, बहुत सारी लाइट होती है, इसलिए वो जो मर्जी कर ले हमारी आंखों तक जरूर पहुंचेगी, इसलिए प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। समझ में आया बच्चों? यस सर। Yes, sir. कोई चीज किसी को पूछनी हो इसके अंदर? सर हाँ जी। सर हम प्लेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं हाँ, सर, तब भी हमें लाइट फ्लिकर करती हुई दिखती हैं, जबकि हम इतना ऊपर होते नहीं हैं। तो बेटा जब हम इतना ऊपर नहीं होते इसका मतलब है हम एटमॉस्फेयर के अंदर है। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर है इसका मतलब है रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर रिफ्रैक्शन होगा तो स्टार्स ट्विंकल कर रहे होंगे, लेकिन कम करेंगे। सर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टार्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राउंड लाइट्स, टॉकिंग अबाउट सिटी लाइट्स सर। सिटी लाइट्स। तो बेटा Yes, वही sir. फिनोमिना आ गया। उसी लाइट को जब नीचे से ऊपर आना होता है, ठीक है, तो वो भी क्या शो करेगी बेटा? रिफ्रैक्शन। उसमें उल्टा हो जाएगा, फ्रॉम डेंसर टू रेयर। पर 35,000 हाइट जो होती है बेटा वो Yes. बहुत कम हाइट होती है कंपैरिजन Yes, टू sir. व्हाट हम बात कर रहे हैं। और इतनी सारी लाइट्स होती हैं कि बेटा उनका ट्विंकल करना थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुश्किल होता है। अगर आप आसपास कभी आते हैं, फ्लाई करते हैं, जैसे आप लेट्स सपोज अगर आप गोवा की तरफ जा रहे हो नाइट के टाइम पे, तो जयपुर सिटी शाम के टाइम जरूर आती है, क्योंकि वो रूट वहीं का फॉल करता है। तो जयपुर सिटी जब वो दिखाते हैं प्लेन के नीचे से, तो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट। तो बेटा ट्विंकलिंग जो है वो बड़ी कम होती है। हाँ, कहीं दूर अकेला कोई सिंगल बल्ब या सिंगल लाइट हो छोटी वाली, उसकी ट्विंकलिंग फिर भी जो है वो आप अपीयर या देख सकते हो या ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि दैट हाइट इज नॉट दैट बिग इनफ फॉर अ लाइट टू ट्विंकल। ओके सर। Sir, हाँ जी। सर जैसे आप लोग अर्थ से देखते हैं स्टार्स, लाइक वो जो बैंड और लाइक स्टार की एक्चुअल पोजीशन नीचे होती है, तो अगर हम लोग किसी हाइट पे हैं, तो भी वो बेंड होगा? बेटा हम कितनी हाइट अटेन कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा हम अर्थ के ऊपर जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चले जाएंगे, जो 8 साढ़े 8 किलोमीटर की हाइट पे है। हम Yes. यही हाइट अटेन कर सकते हैं ना बेटा, इससे ज्यादा हाइट तो नहीं। वो वहां तक जाते जाते भी एटमॉस्फेयर पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। तो बेटा तो भी हमको स्टार जो है वो ट्विंकल करता हुआ नजर आएगा। Okay, sir. ठीक है, तो देर इज नो एक्चुअल हाइट, लेकिन जैसे ही द मोमेंट यू विल अपीयर इनटू द अपर एटमॉस्फेयर, मतलब स्पेस, तो ट्विंकलिंग स्टॉप्स। एक प्रॉपर ब्राइट लाइट हमको नजर आती है, उससे आती व्हाइट लाइट जो है वो शार्प नजर आती है। जैसे अभी आप इस टाइम पर इस व्हाइट डॉट को अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कांस्टेंट लाइट आ रही है आपकी आंखों पे। दिस इज हाउ इट अपीयर्स इन स्पेस। ठीक है, बट आप मूवीज में दिखा देंगे कि देखो वो ऐसे चमक रही है, बेटा दिस इज नोन एज ट्विंकलिंग। अभी ऐसे है, बाद में वो ऐसे है, फिर वो ऐसे हो गया। तो ये बार बार क्या हो रहा है? ये बार बार ट्विंकलिंग हो रही है। कभी उसकी लाइट ज्यादा हो रही है, कभी उसकी लाइट कम हो रही है, कभी वो डॉट बन जाता है। सो दिस इज नोन एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आया समझ में बच्चों? यस सर। Yes. नेक्स्ट फिनोमिना हमारा जो आता है वो आता है सन कैन बी सीन 2 minutes बिफोर द सनसेट
एंड सनराइज। सनराइज के 2 मिनट पहले से ही हमें सन नजर आना शुरू हो जाता है। मतलब अभी सनराइज हुआ नहीं है, अभी सन होराइजन के नीचे है, अभी नजर नहीं आया, पर हमें नजर आना पहले ही शुरू हो जाता है 2 मिनट। और 2 मिनट बाद तक भी हमें नजर आता है जब सनसेट हो जाता है। मतलब सन जो है वो होराइजन के नीचे जा चुका है। टेक्निकली उसको हमें नजर नहीं आना चाहिए, पर वो फिर भी हमें नजर आता है। क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो सनसेट के टाइम कैसे दिखेगा? वो वही हम टेंशन बता मारे तो रहे और हैं, बेंड नहीं होगा वो। अभी बता रहे हैं। देखो बेटा, अब ये हमारा अर्थ है और सन हमारे से बहुत दूर है और हम यहां पे खड़े हुए हैं अर्थ के ऊपर। और इस लाइन को क्या कहते हैं? होराइजन। अब सन जो है वो यहां पर है, होराइजन से नीचे नीचे है। अब आप कह सकते हो कि वो सेट कर चुका है, आप इधर वेज बात कर सकते हो, वो सेट कर चुका है, या फिर आप कह सकते हो कि वो राइज करने वाला है। समझ में आ गया? वो सेट कर चुका है या फिर वो राइज करने वाला है। अब हमको ऐसे वो नजर नहीं आएगा, लेकिन जब उसके रेज अलग अलग रेज जाती हैं, कोई इस डायरेक्शन में जाएगी कोई फायदा नहीं, इस डायरेक्शन में जाएगी कोई फायदा नहीं, इधर जाएगी कोई फायदा नहीं, इधर जाएगी कोई फायदा नहीं, इधर जाएगी कोई फायदा नहीं। लेकिन जो रे यहां से एटमॉस्फेयर के आसपास एंटर करनी शुरू कर देगी तो वो धीरे 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 बेंड करनी शुरू कर देती है। और वो कहां तक पहुंचती है? हमारी आंखों तक। और जैसे ही वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी, उससे जब हम सन को सीधा देखेंगे तो बेटा वो सन हमें यहां पे नजर आता है। एक्चुअली वो यहां पर है, पर हमें नजर यहां पर आता है होराइजन के थोड़ा सा ऊपर। मैं तो काफी ज्यादा ऊपर दिखाती है, पर वो होराइजन से थोड़ा सा कहां नजर आता है? ऊपर नजर आता है। सर मतलब वही सेम स्टार वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, कॉन्सेप्ट वही सेम स्टार वाला है, बट वैसे अगर देखा जाए तो स्टार एक पॉइंट सोर्स है, सन जो है वो बीम अब दे रहा है, शो कर रहा है, लेकिन उस बीम का कुछ हिस्सा लाइट का बेटा वो हमको नजर आना शुरू हो जाता है। तभी सुनना मेरी बात ध्यान से, लेट सपोज ये होराइजन है और आप यहां पे खड़े होके सन को देख रहे हो, तो टेक्निकली पहले आपको सन ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे दिखना चाहिए, फिर ऐसे दिखना चाहिए, फिर ऐसे दिखना चाहिए, फिर ऐसे दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ रहा है ना वो, है ना? फिर ऐसे दिखना चाहिए, फिर ऐसे दिखना चाहिए, फिर ऐसे दिखना चाहिए। ऐसे होना चाहिए ना, सन नजर आना चाहिए। लेकिन पता क्या होता है? अब जरा ध्यान से देखना, मैं डायग्राम क्या ड्रॉ कर रहा हूं। आपको सन पहले ऐसे नजर आएगा, उसके बाद वो सीधा ही ऐसे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा वो तो राइज कर चुका है, या तो वो तो राइज अभी करने वाला है। तो ये जो बीच का जो गैप है ना सन का, राइज का और सेट का, वो नजर नहीं आता। तभी तो आप देखते हैं कि एकदम से वहां पे जब सनसेट हो रहा होता है, जब आप नेक्स्ट टाइम कभी भी सनसेट देखें तो सन आपको ऐसे नजर आ रहा होता है, और थोड़ी देर के बाद सन गायब हो जाता है। अरे भाई बीच का पार्ट कहां गया? बीच की पोजीशन कहां गई? अभी ऐसे है सर, फिर तो ऐसे नजर आना चाहिए, फिर ऐसे नजर नो, वो बाद में सीधा ही गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेट कर चुका है। ये तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हिस्सा नजर आ रहा है 2 मिनट वाला, जो एकदम से गायब हो जाता है। और जब सनराइज हो रहा होता है तो पहले आपको सन ऐसे नजर आता है और एकदम से ऐसे नजर आ जाता है,
भाई बाकी का पोर्शन कहां गया, बाकी का राइज और फॉल कहां गया, वो नजर नहीं आता। वो इस रीजन की वजह से आता है, अरे सन गायब हो गया, लोग कहते हैं अरे सन गायब हो गया, कुदरत का चमत्कार हो गया, आविष्कार हो गया, यू नो लाइक दैट। बट ये एक साइंटिफिक फिनोमेना है। तो सनसेट में सन जो है वो सेट हो चुका है। लेट्स सपोज 7:30 पर सन जो है वो सेट हो चुका है, लेकिन वो 7:32 तक हमें नजर आएगा। हाँ जी भाई, तो जरा बात करते हैं सनराइज की और सनसेट की। जब सनराइज होता है तो सन जो होता है वो होराइजन के पास होता है और रेज सन से पास करती हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, मतलब रेयर टू डेंसर। कहां पास करती हैं वो, रेयर टू डेंसर। तो वो बेंड करेंगी अंदर की तरफ, hence they undergoes continuous atmospheric refraction and bends inwards। तो मतलब ये क्या हो गया, रेयर टू डेंसर। कहते हैं व्हेन दिस रिफ्रैक्टेड रे को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो सन हमें अपनी एपरेंट पोजीशन में थोड़ा सा ऊपर नजर आता है होराइजन के, जिसकी वजह से हम उसको 2 मिनट पहले ही एक्चुअल सनराइज से देख सकते हैं। सिमिलरली जब सन सेट होता है तो सन होराइजन के नीचे आ चुका है, लेकिन रेज अभी भी सन से पास करती हैं थ्रू एटमॉस्फेयर एंड अंडरगोस कॉन्टिन्यूअस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड कीप्स बेंडिंग इनवर्ड्स। लेकिन जब इस रिफ्रैक्टेड रे को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो सन हमें होराइजन के ऊपर नजर आता है, लाइक दिस। तो अभी तो वैसे ये जो शक्ल दिखा रखी है इसमें सन काफी बड़ा नजर आ रहा है, और अगर हम इसको फास्ट फॉरवर्ड में देखें तो ये नीचे की तरफ जा रहा है और थोड़ी देर के बाद ये ऐसे हो जाता है और उसके बाद ये एकदम से ही गायब हो जाता है। मतलब वो जो गैप है ना 2 मिनट्स वाला, वो आपकी वॉच के सामने ही गायब हो जाएगा। वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 मिनट के अंदर, मतलब 2 मिनट का जो गैप है धीरे धीरे उसको फॉल करने का वो गायब हो जाता है, या राइज करने का वो गायब हो जाता है। और जब आप उसको देखते हैं, ये है एक्चुअल पोजीशन, ये हो गया होराइजन। होराइजन एक लाइन होती है जो हमारे अर्थ के सरफेस से बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, आगे पीछे लेफ्ट राइट। तो अगर होराइजन से कोई चीज नीचे होगी तो वो हमें उस टाइम नजर नहीं आती, हमें होराइजन से जो भी चीजें वो ऊपर ही नजर आती है। इज दैट क्लियर? इनफैक्ट अब आपको मैं एक और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूं बेटा। ये जो बोट है, अगर ये यहाँ कोई शिप होता है, आपको देखना नेक्स्ट टाइम पे वो आपको बिल्कुल फार ऑफ नजर आएगा और थोड़ी देर के बाद बेटा वो गायब हो जाता है। भाई आइडियली, खैर ये वाला कॉन्सेप्ट अलग है। तो कोई भी चीज जो है, हमें देखो ना ये शिप है, तो ये शिप बेटा यहां तक नजर आएगा क्योंकि ये होराइजन के ऊपर है अभी। लेकिन हमारा जो अर्थ है ना बेटा, वो क्या है, शेप में स्फेयर है, तो वो एक्चुअली अर्थ के ऊपर पानी में ही मूव कर रहा है, लेकिन वो यहां पर आ गया है क्योंकि वो होराइजन के नीचे चला गया है, इसलिए हमें नजर आना बंद हो जाता है। और ये जो शिप होता है ये थोड़ी ना लाइट एमिट करता है अपनी, ये तो लाइट को रिफ्लेक्ट करके भेजता है। इसलिए जो शिप या बोट आपसे दूर जा रहे होते हैं, आप बीच पे जब खड़े हो नेक्स्ट टाइम, तो दूर से देखेंगे शिप जा रहा है, वो बोट जा रहा है, विद इन वन मोमेंट वो एकदम से गायब हो जाता है। अगर बेटा इट इज गोइंग अवे फ्रॉम अस, तो बेटा उसका साइज छोटा 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 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, वो बड़े साइज में ही गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो होराइजन से नीचे आ जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये है होराइजन। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बीच पे खड़े होते हैं
तो बिल्कुल सामने एंड में जो आपको पानी नजर आ रहा होता है, दैट इज होराइजन। होराइजन के नीचे हमको नजर नहीं आता, ये सब होराइजन के नीचे है। इसलिए आप इंडिया की छत पे खड़े होके या माउंट एवरेस्ट पे खड़े होके आप अमेरिका को नहीं देख सकते या जापान को नहीं देख सकते। सर क्यों? क्योंकि बेटा हम स्ट्रेट देख सकते हैं, होराइजन से हमें वो नजर नहीं आते। तो अगर आप यहाँ पे खड़े होके बाइनोकुलर से देखोगे, या आप यहीं तक इतना देख सकते हो, इसके नीचे नहीं देख सकते आप, क्योंकि लाइट नीचे थोड़ी ना जाती है। हाँ, अगर कोई सोर्स लाइट एमिट कर रहा है, जो सन है, जो काफी ज्यादा लाइट एमिट करता है, वो आप फिर भी देख सकते हो, लेकिन आप बल्ब, ट्यूबलाइट, वो सब नहीं देख सकते। आया बेटा कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझ में बेटा, सनराइज और सनसेट का? सर अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा सपोज, तो फिर जो 24 आवर्स नहीं होंगे, मतलब 24 आवर्स में 4 मिनट्स कम होंगे। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो आपको पूरे टाइम पे जितना अमाउंट पे सन दिखता है उतना ही दिखेगा, कम की तो बात ही नहीं है, उल्टा आपको तो ज्यादा नजर आ रहा है। देयर इज नथिंग कम। नहीं सर, अगर सपोज एटमॉस्फेयर नहीं हुआ तो 24 आवर्स नहीं होंगे एक डे में, 4 मिनट्स कम होंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से 4 मिनट ज्यादा दिख रहा है ना हमें। डे का कह सकते हैं आप, 24 आवर्स तो बेटा वो पूरा ही आएगा, वो आपको 24 के 24 आवर्स ही मिलते हैं। ओके सर। हाँ, आपको वो जो सन का 2 मिनट्स एक्स्ट्रा नजर आ रहा है विद इन दैट 24 आवर, वो नजर नहीं आएगा बस। ओके सर। समझ में आया? जो सनसेट का, सनराइज का जो 2 मिनट्स एक्स्ट्रा सन नजर आ रहा है, तो वो आपको नजर नहीं आएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि दिन का जो डे टाइम का, नाइट टाइम का नहीं, डे टाइम का जो 4 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उजाले के जो 4 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लेट अस कीप इट दैट वे, उजाले के जो 4 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो नजर नहीं आए। आया समझ में? सर फिर मतलब जैसे एटमॉस्फेयर है तो हमें 24 आवर्स प्लस 4 मिनट्स दिखता है। नहीं बेटा, 24 आवर्स प्लस 4 मिनट्स नहीं दिखता। 24 आवर्स के 24 आवर्स ही रहेंगे, उसके अंदर जो डे टाइम है वो 4 मिनट्स एक्स्ट्रा है, और नाइट टाइम जो है वो 4 मिनट्स कम हो गया। ओके सर, ओके। It is like that. You don't get 24 hours and extra. Whatever this 2 minute extra is, it is within that 24 hours. मैंने तभी कहा ना, उजाले के आपको 4 मिनट कम मिलेंगे अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो। वैसे तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा और कहानी वहां पे अलग हो जाती है। सर फिर ये जो एक्स्ट्रा 2 मिनट्स है, विल इट बी पार्ट ऑफ द डे और पार्ट ऑफ नाइट? कौन सा? ये डे के ही पार्ट होते हैं। तो जो आपको आपके वो हमारे जो पंडित जी होते हैं शास्त्रों के अंदर, वो ये कहते हैं कि इस टाइम पर सूर्य उदय होगा, इस टाइम पे वो हो जाएगा, तो वो इस साइंटिफिक टर्म के हिसाब से ही कैलकुलेट करते हैं। नहीं तो उनका जो डे टाइम है वो, उनका कैलेंडर अलग है और हमारा कैलेंडर जो है वो अलग हो जाएगा फिर तो। और वैसे भी है, अब आप देख लो ना, कितनी हिंदुओं का कैलेंडर थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलता है और डेट का थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलता है। अब आप देख लो ना, ईद का भी थोड़ा सा इश्यू रहता है हमेशा। ईद तभी आएगी ना जब जिस दिन चांद नजर आएगा। आया कॉन्सेप्ट समझ में? तो कभी कोई कहता है कि ईद जो है वो 3rd को है, कोई कहता है ईद जो है वो 2nd को है। अब अभी पीछे वो नवरात्रे चल रहे थे, तो उन नवरात्रों के अंदर उन्होंने कहा कि एक दिन अष्टमी है और सेम डे पे नवमी भी है। इफ यू पीपल नो अबाउट इट और नॉट। मतलब मेरे घर में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो बट चलता रहता है ये, क्योंकि ये वो हिंदू धर्म अपना कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेशन करता है और साइंटिफिक कैलेंडर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसलिए चीजें जो है वो मैच नहीं करती, इसलिए चीजें जो है वो ओवरलैप कर रही हैं। इसलिए अब देखो ना, क्रिसमस जो है वो 25th को ही आता है, राइट? क्रिसमस जो है वो 25th को ही आता है, ठीक है ना? न्यू ईयर जो है वो 31st को ही आता है। आपका बर्थडे जो होता है वो आपके बर्थडे वाले दिन ही आता है।
लेकिन बाकी जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डेट्स फिक्स्ड नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे डेज या कुछ इवेंट्स के बीच में जो डेज का गैप था वो फिक्स हुआ करता था। तो अगर आप में से लोगों को पता है या नहीं पता है, तो दशहरे के आई बिलीव 20 डेज के बाद या पता नहीं 15 डेज के बाद दिवाली आती है। एक मिनट, आलोक, दिवाली कब आती है? हाँ, 20 दिन के बाद आती है। एवरी 20 डेज वेन एवर देयर इज अ दशहरा, ठीक है, तो आफ्टर 20 डेज ऑफ दशहरा इट इज दिवाली। रीजन वाई? बिकॉज आफ्टर दशहरा श्री राम जी केम होम आफ्टर 20 डेज। सो सारा कैलेंडर जो होता है वो उस हिसाब से काउंट किया जाता है, इसी के अकॉर्डिंगली। तो अब हर चीज जो है वो सारे फेस्टिवल जो उसके आगे पीछे उस हिसाब से ही रहेंगे। आया कॉन्सेप्ट समझ में? हेलो? Yes, sir. हाँ, तो इसलिए हमारा हिंदू कैलकुलेटर जो है वो कैलेंडर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमारे में टाइम का जो है वो भी रहता है, समय का, इतने बजे का वगैरह 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 का सब। हालांकि सनराइज सनसेट वो तो दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो तो सभी के लिए है। आपको तो ये भी जान के बड़ी हैरानगी होगी कि जैसे द फर्स्ट लाइट ऑफ सन falls in Japan, right? You know? You don't know? चलो, तो जनरल नॉलेज हो गया। तो सन जब राइज करता है तो सन की पहली लाइट जो है वो जापान में पड़ती है। कैन एनीवन टेल मी कि इंडिया में कहां पड़ती है? Sir, Arunachal Pradesh. सर अंडमान। कन्याकुमारी में। अंडमान में नहीं, हाँ, अंडमान में नहीं आएंगी। नहीं, कन्याकुमारी में पड़ती है। और आपको पता है कन्याकुमारी में सनराइज जो है वो अलग टाइम पे होता है, और इंडिया के बाकी स्टेट्स में सनराइज जो है वो अलग टाइम पे होता है। इंडिया इज सच अ बिग कंट्री, दैट्स व्हाई यू विल नॉट बिलीव दैट देयर इज अ टाइम डिलेशन विद इन इंडिया। हालांकि हमारे ओवरऑल इंडिया के अंदर हमारी क्लॉक्स सेट है, पर विद इन इंडिया देयर इज अ टाइम डिलेशन। मेरे हिसाब से, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट 5-7 मिनट का ऊपर, 5-7 से कम का ही ऊपर नीचे है, 4-5 मिनट्स का ऊपर नीचे है। बिकॉज हम इक्वेटर के आसपास लाए करते हैं, उस रीजन की वजह से, ठीक है। तो कभी कभार मतलब किसी स्टेट के अंदर सनराइज, मतलब पूरे इंडिया के अंदर सनराइज जो है, लेट्स सपोज सनराइज और सनसेट जो है वो सेम टाइम पे नहीं होता। तो अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में कह रहे हैं कि सनसेट जो है वो शाम को 7 o'clock होगा, तो आप उसी दिन फ्लाइट पकड़ के डे टाइम में क्या कहते हैं किसी और जगह पे आ गए, लेट्स सपोज कन्याकुमारी या नॉर्थ ईस्ट चले गए या गुजरात चले गए, तो वहां पे जो सनसेट है वो किसी और टाइम पे होगा। डोंट थिंक कि वो 7 o'clock ही होगा। सो हाँ जी, लास्ट इन ज्योग्राफी हमें तो बताए थे कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2.5 hours का गैप होता है। 2.5 hours। हाँ, तो बेटा देखो मेरा ज्योग्राफी बड़ा खराब है, ठीक है, हिस्ट्री तो मेरा वर्स्ट है, ठीक है, तो मैं इसलिए मैं कभी इन बारे में बात नहीं करता। व्हाट आई नो आई एम टेलिंग यू बेटा, जो मुझे थोड़ा बहुत हिंट याद है, आपने मेरे से शेयर किया तो मुझे भी याद हो गया, पता लग गया। अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में 2.5 hours का डिफरेंस आता है। वाओ, ग्रेट, थैंक्स फॉर टेलिंग मी, आई विल रिमेंबर दिस माय लाइफ। तो दिस इज द रीजन, मतलब अगर 2.5 hours का डिले है तो इसका मतलब है कि अभी मेरे यहाँ पे अगर 6 बजे हैं तो शायद अगर अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज द रीजन कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड चले जाओ ना तो वहां पे जल्दी अंधेरा हो जाता है।
तो वहां पे मेरे हिसाब से जो मुझे पता है इतना कि अरुणाचल प्रदेश में जल्दी अंधेरा हो जाता है, वहां पे 7 बजे ही ऐसा सुनसान हो जाता है, जैसे यू नो दो ऑल्दो आई हैव नेवर बीन देयर, ठीक है, नॉर इन गुजरात ऑल्सो, बट वहां पे 7 बजे ही अंधेरा, 8 बजे बिल्कुल यू नो ड्रॉप डेड अंधेरा हो जाता है। पर हमारे यहाँ तो 8 बजे तो हम क्लास को रैप अप कर रहे होते हैं, 9:30 बजे तो हम क्लास को रैप अप कर रहे होते हैं, फिर घर जा रहे होते हैं, फिर डिनर कर रहे होते हैं, यू नो लाइक दैट। सो टाइम का काफी वेरिएशन है। अब अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया कि ऐसा है। तो आई बिलीव कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा जिस बारे में हम बात कर रहे थे, यस सर। है ना? तो खैर हमारे पास ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट हम साइंटिफिक रीजन के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। देन हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सनलाइट जो है वो बिखर जाती है, डिस्पर्स कर जाती है, यू नो अलग हो जाती है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं जब लाइट की रेज ट्रैवल करती है एयर में, तो एयर के अंदर अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं, उनसे वो स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से वो बाउंस ऑफ कर जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में। इस बाउंसिंग ऑफ लाइट को इन डिफरेंट डायरेक्शन जब वो किसी पार्टिकल से जो एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं स्ट्राइक करती है, उसे कहते हैं स्कैटरिंग। तो आप ये देख सकते हैं बेटा, ये जो आपको नजर आ रही है, ये सारी, ये बेटा लाइट स्कैटर कर रही है। इस लाइट को एक्चुअली में ऐसे जाना चाहिए था, किसी भी ये इस सोर्स से आ रही है लाइट, इस लाइट को हमारे पास स्ट्रेट आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ क्यों जा रही है? क्योंकि जरूर बेटा इसके रास्ते में कोई ऐसे पार्टिकल्स है जिनसे वो टकरा कर इधर उधर बिखर गई। इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कहते हैं बाउंसिंग एक लाइट का डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जब वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को स्ट्राइक करती है, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को हम कहते हैं स्कैटरर, उस फिनोमिना को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रीजन होता है रिलेटिव साइज ऑफ द गैस पार्टिकल और वेवलेंथ लाइट की क्या है। कहते हैं अगर साइज पार्टिकल का छोटा होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट से, तो स्पेसिफिक कलर ही बिखरेगा। मतलब अगर पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ से छोटा होगा तो कोई स्पेसिफिक कलर ही बिखरेगा, लेकिन अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो सारी वेवलेंथ बराबर स्कैटर होंगी। और वैसे तीसरा पार्टिकल का साइज होता है इंटरमीडिएट, लेकिन हम यहां पे बात करेंगे स्मॉल की और बिग की। स्मॉल पार्टिकल साइज में डिपेंडिंग अपॉन साइज क्या है और लाइट की वेवलेंथ क्या है, कोई स्पेसिफिक कलर जाएगा। अब वो ब्लू भी हो सकता है वो यूजुअली ब्लू होता है या फिर रेड होता है, और कभी कभार केसेस में ग्रीन होता है, पर हम दो ही पढ़ेंगे, ब्लू एंड रेड। और अगर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है तो उस केस में स्कैटरिंग टोटली बराबर होती है। तो अगर स्कैटरिंग बराबर हो जाएगी तो उसका मतलब होता है देयर इज नो स्कैटरिंग। उस केस में हमको कलर जो नजर आता है वो व्हाइट ही नजर आता है, लेकिन इस केस में वो ब्लू या फिर क्या नजर आ सकता है, रेड। हमारे एक साइंटिस्ट थे रेली, ठीक है ना, जिन्होंने इस स्कैटरिंग के ऊपर पूरी स्टडी करी थी और उसको फिर टिंडल ने फर्दर वेरीफाई किया था। तो हमारे रेली का एक स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट है, आप देख सकते हैं विबग्योर के अंदर सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड की होती है, इसलिए वो सबसे कम स्कैटर होता है, लीस्ट स्कैटर। लेकिन अगर परसेंटेज में देखें तो हम कहते हैं ब्लू कलर मैक्सिमम स्कैटर होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो फिर तो वायलेट सबसे ज्यादा होना चाहिए।
वायलेट, बट हम बेटा उसको ब्लूइश कलर में कहते हैं। हमको ब्लूइश ज्यादा अच्छे से नजर आता है। वायलेट इज अ वेरी डार्क वर्जन ऑफ ब्लू। तो कई जगहों पे ब्लूइश भी आता है, डार्क ब्लू भी आता है, वायलेट भी आता है, पर मेजॉरिटी केस में हमारे पास क्या आता है? ब्लू। तो उसको हम रेड और ब्लू के फॉर्म से डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर की परसेंटेज स्कैटरिंग कितनी है? सिर्फ 5%। मतलब रेड सिर्फ 5% ही स्कैटर हो सकता है, पर ब्लू के जो चांसेस है स्कैटर होने के वो 20% तक जा रहे हैं, 15 से 20% तक जा रहे हैं। इसलिए है ना, आपको आसमान नीला नजर आता है ना। हमारे एक बड़े फेमस लेखक है जावेद अख्तर साहब, आपने सुना होगा, कभी सुना है उनके गाने? धमाल में थे सब। हाँ, जावेद अख्तर साहब, उन्होंने काफी गाने लिखे हैं और उनके बेटे ने भी गाने गाए हैं, फरहान अख्तर ने। आसमान है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है ये जमीन। तो उन्होंने जवाब पूछा है कि सोचा है कभी आपने? तो गाना था। मैं गाना नहीं गाऊंगा तो आप लोग भाग जाओगे, तो इस वजह से। तो बट उनको हम जवाब देना चाहते हैं कि जब जावेद साहब आप पैदा भी नहीं हुए थे, तभी से हमारे पास इन सारे सवालों के जवाब थे। तो ठीक है, तो ये रीजन है कि ग्रासलैंड्स ग्रीन नजर आते हैं, माउंटेन्स ब्राउनिश नजर आते हैं, ठीक है ना, और वाटर और स्काई ब्लूइश नजर आते हैं, क्लाउड सफेद नजर आते हैं, क्लाउड्स काले भी नजर आते हैं। तो ये सब के रीजंस है हमारे पास, ये सब क्यों होता है। तो टिंडल इफेक्ट हम पढ़ते हैं, इसको हम मार्क करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ये लाइट का स्कैटरिंग होता है जब लाइट को हम किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर एक बड़ा, बहुत ही बढ़िया साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स होता है। तो टिंडल इफेक्ट की हम बात कर रहे थे। लाइट स्कैटर करती है जब किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करे, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज इतना एप्रोप्रिएट होता है लाइट को स्कैटर करने के। ना तो ये इतने छोटे होते हैं और ना ही ये इतने बड़े होते हैं, मतलब ये बिल्कुल प्रॉपर रेंज है इनके पास। उस रेंज से लाइट इतनी अच्छी स्कैटर होती है। उदाहरण देते हैं टिंडल इफेक्ट के। जब एक फाइन बीम ऑफ लाइट, सनलाइट एंटर करती है स्मोक फिल्ड रूम के अंदर, मतलब एक रूम है जिसमें धुआं धुआं है, और उस रूम के अंदर लाइट जो है वो क्या करती है? एंटर, तो वो बिखर जाती है। ये देखिए बेटा, इस रूम के अंदर ये जो लाइट जा रही है, ये नजर आ रही है, देखो यहां नजर नहीं आ रही आपको, है ना, यहां पे नजर आ रही है। ये बेटा फिनोमिना क्या है? टिंडल इफेक्ट। ये जो देखो बेटा, ये बीम आ रही है, ये टिंडल इफेक्ट है, क्योंकि लाइट जो है वो क्या कर गई? बिखर गई इस रूम के अंदर आके। ऐसे ही सनलाइट जब पास करती है एक बहुत ही घने पेड़ से या बहुत ही घने जंगल से, तो पानी की बूंदें जो होती हैं मिस्ट की फॉर्म के अंदर, वो भी लाइट को क्या कर देती हैं? बिखेर देती हैं। ये देखो, ये जो लाइट जा रही है सफेद सफेद रंग की, है ना, ये सब है। सिनेमा हॉल के अंदर जब आप प्रोजेक्टर की लाइट देखते हो, अब तो क्या सिनेमा हॉल हिस्ट्री हो गए बेटा, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम जब आप छोटे बच्चे थे और सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते थे, तो प्रोजेक्टर से लाइट निकलेगी तो आप उसको देख सकते हो कि वो कैसे आगे पीछे मूव कर रही है। उसको भी बेटा क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्टर से निकली हुई लाइट जो है वो बिखर जाती है, स्कैटर कर जाती है। कहते हैं रीजन, हमारा एटमॉस्फेयर बड़े सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एयर के डस्ट, स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होते हैं। जब सनलाइट इस एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो कुछ पार्ट्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं लाइट के, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए हमको वो विजिबल लगने लगता है ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, है ना। तो ये देखो बेटा, ये जो लाइट है, सन की लाइट ऐसे 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 जा रही है, ये क्या है बेटा? ये टिंडल इफेक्ट है।
ये डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, पानी की बूंदें भी हो सकती हैं जो लाइट को रिफ्रैक्ट कर रही है। कहते हैं कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट, कौन सा कलर स्कैटर हो रहा है। जैसे बेटा इस डायग्राम में आप कौन सा कलर देख सकते हैं, व्हाइट। कहते हैं कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड करता है साइज क्या है स्कैटरिंग पार्टिकल का। फॉर एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू लाइट हैज स्मॉलर वेवलेंथ एज कंपेयर टू रेड लाइट, देयरफॉर छोटे साइज के पार्टिकल मेनली ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं और बड़े साइज के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मेनली रेड लाइट को स्कैटर करते हैं। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि पार्टिकल एटमॉस्फेयर में छोटे हैं। आई रिपीट, इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में छोटे हैं, तो इसलिए छोटी वेवलेंथ मतलब ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता है, इसीलिए बेटा स्काई ब्लू नजर आता है, पानी ब्लू नजर आता है। However, when the size of scattering particle बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो सारी वेवलेंथ्स बराबर स्कैटर होंगी, इसलिए वो व्हाइट अपीयर करेगा, इसलिए बादल क्लाउड्स सफेद नजर आते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं नो स्कैटरिंग, लेकिन कोलॉइड जो दूध और पानी का बना है उसमें आप देख सकते हैं स्कैटरिंग आ रही है, इसलिए कलर नजर आएगा। समझ में आया क्लास? यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. कहते हैं एक्टिविटी टू वेरीफाई टिंडल इफेक्ट। कहता है एक टैंक के अंदर 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, इसको हम हाइपो सोल्यूशन कहते हैं, आप ले लीजिए और 1 लीटर क्लीन पानी में मिक्स कर दीजिए। साथ में 1 या 2 सेंटीमीटर क्यूब कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए। ये आपस में रिएक्ट करके बड़े ही फाइन माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स बनाएंगे। सर किस साइज के? कोलॉइडल साइज के, ताकि ये लाइट को क्या कर सके, स्कैटर कर सके। तो सोडियम थायोसल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों मिलकर सल्फर पार्टिकल्स देते हैं कोलॉइडल साइज के, ताकि वो लाइट को स्कैटर कर सके। अब ये देखो बेटा, ये है वो सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे सल्फर पार्टिकल्स आ जाएंगे। हमने ये रखा कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया लेंस नंबर 1। यहां से हमारी लाइट गई, इस सॉल्यूशन से पास करेगी। फिर हमने रखा स्लिट, ताकि एक स्पेसिफिक बीम जाए, फिक्स्ड बीम, लाइट इधर उधर ना जाए। और फिर हमने रखा कॉन्वेक्स लेंस 2, और यहां पे हमने क्या रखी, स्क्रीन। ये वाली साइड का कलर अलग होगा, इस साइड से अगर आप देखोगे कलर अलग आएगा, इस साइड से अगर आप देखोगे कलर अलग आएगा, और ऑपोजिट साइड से अगर आप देखोगे तो कलर अलग आएगा। मतलब 3 साइड से कलर एक जैसा नजर आएगा, मेरा ये कहने का मतलब है ना। जैसे C2 साइड से सेम नजर आएगा, C2 सेम कलर नजर आएगा, और अगर आप इस साइड से देखोगे तो सेम नजर आएगा, लेकिन यहां पे स्क्रीन पे कलर जो है वो अलग नजर आ रहा है। सिंस देखो बेटा, हम यहां इसके सामने बैठे हुए हैं ना, हमें नजर क्या आ रहा है, कलर ब्लू, लेकिन यहां पे ब्लू कलर नहीं होगा। ब्लू इस साइड से भी आएगा,
इस साइड से भी आएगा ब्लू, इस साइड से भी आएगा, 4 साइड्स होती है ना, लेकिन इस साइड का कलर जो है वो ब्लू नजर नहीं आएगा। सर क्यों? भाई ब्लू तो 3 डायरेक्शन में चला गया। भाई 7 कलर्स में से, व्हाइट कलर में से 3 डायरेक्शंस में तो ब्लू कलर चला गया, तो मतलब उन 7 कलर्स में से मेजरली ब्लू बिखर गया। अगर 3 साइड से ब्लू कलर बिखर गया तो जो कलर बचा वो सामने स्क्रीन पे नजर आएगा, और वो कलर कौन सा होता है? ऑरेंज रेड। लॉजिक समझ में आया बेटा? क्या कहना चाहते हैं हम? Yes. Yes, sir. बेटा इस कंटेनर की 3 साइड्स है, हम यहां से देख रहे हैं, ये हमारी साइड हो गई, एक इसके सामने वाली साइड हो गई, एक इधर वाली साइड हो गई, और इस साइड पे स्क्रीन अटैच्ड है। तो स्क्रीन वाली साइड पे कलर डिफरेंट है, लेकिन ये जो सल्फर पार्टिकल्स हैं वो इतने स्मॉल हैं कि वो ब्लू को स्कैटर कर देते हैं। सल्फर पार्टिकल्स आर सो स्मॉल that they scatter blue color. Sulfur particles scatter blue color. अब अगर लाइट में से, इस लाइट में से ब्लू कलर निकल गया तो जो कलर बचेगा बेटा वो सामने स्क्रीन पर आएगा। लॉजिक समझ में आया बेटा हमारा? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो बेटा लाइट गेट स्कैटर्ड बाय छोटे छोटे कोलॉइडल सल्फर पार्टिकल्स। इनिशियली हम ब्लू कलर देखते हैं फ्रॉम 3 साइड्स। इनिशियली हम तीनों साइड से कौन सा कलर देखते हैं? ब्लू कलर। लेकिन 4th साइड से टैंक की जो सर्कुलर होल को फेस करते हैं, हम पहले देखते हैं ऑरेंज रेड कलर, और बाद में वो ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर बन जाता है ऑन स्क्रीन। क्यों? क्योंकि सल्फर पार्टिकल ने, ठीक है, तो साइड 1, साइड 2 और ये वाली साइड 3, है ना? तो साइड 1, 2, 3 में कलर क्या है? ब्लू। साइड 1 एंड 2 एंड 3 क्या देती है बेटा? ब्लू कलर। लेकिन यहां पे इस जगह पे हमें क्या मिलता है? ऑरेंज रेड, और बाद में वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? क्रिम्सन रेड, क्योंकि बाकी कलर भी उसके अंदर मिल जाते हैं। तो ये डायग्राम एक्टिविटी के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट करता है कि फाइन पार्टिकल स्कैटर करते हैं ब्लू कलर और छोटे पार्टिकल वेवलेंथ के, एंड ट्रांसमिट करते हैं लाइट जिनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है, वो कौन सी होती है? रेड कलर। राइट भाई? ये डायग्राम कॉपी कर लो, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं नेचुरल फिनोमिनास, जहां पे हम लाइट की स्कैटरिंग देखते हैं या फिर टिंडल इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा फिनोमिना आता है इसके अंदर, स्काई का ब्लू कलर। कहते हैं लाइट सन से ट्रैवल करती है, और ट्रैवलिंग में जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो वहां पे वो स्कैटर हो जाती है फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, जो कोलॉइड के साइज के होते हैं।
लेकिन ये छोटे होते हैं देन द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू कलर। इस वजह से, आई रिपीट, साइज पार्टिकल का छोटा है वेवलेंथ से, इसीलिए कौन सा कलर स्कैटर होता है? ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता है, इसलिए हमें ब्लू कलर का स्काई नजर आता है और रेड कलर आगे चला जाता है। तो ये जो अब हो क्या रहा है बेटा, ये सन है, ठीक है। हमारा सन हमारे से दूर है और बेटा हम अर्थ पे हैं, और ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है। लेट्स सपोज ये हमारा बेटा अर्थ है और ये हमारे अर्थ का बेटा क्या है? एटमॉस्फेयर। सन से तो बेटा सारे 7 कलर्स निकल रहे हैं, ये सारे 7 कलर्स आते हैं, सारे इकट्ठे एज अ व्हाइट लाइट आते हैं। लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा होता है, तो वो छोटे कलर को हमारे अर्थ की तरफ स्कैटर कर देता है। तो अर्थ की तरफ जो कलर बिखर के आ रहा है बेटा, वो कौन सा हो गया? ब्लू। बाकी जो बड़े कलर होते हैं वो तो सामने बाहर निकल आते हैं, इसीलिए हमें ये सारा क्या नजर आता है बेटा? ब्लू नजर आता है। लॉजिक समझ में आया बच्चों? सन, मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन लो। सन तो सारे कलर देता है, सन व्हाइट लाइट देता है, लेकिन उस व्हाइट लाइट में से जब व्हाइट लाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो पार्टिकल्स के साइज हमारे एटमॉस्फेयर में बड़े छोटे होते हैं। अब छोटे पार्टिकल जो होंगे वो छोटी वेवलेंथ को बिखेरेंगे, वो बिखेरते हैं और वो वेवलेंथ, वो कलर हमारे अर्थ पे गिरना शुरू हो जाता है, और वो कलर कौन सा होता है? ब्लू। तो व्हाइट लाइट में सिर्फ ब्लू कलर ही हमारे अर्थ के ऊपर आ रहा है, इसलिए स्काई कौन से कलर का नजर आता है बेटा? ब्लू कलर का नजर आता है, बाकी कलर वो बार ही बार चले जाते हैं। आया लॉजिक समझ में बच्चों? यस Yes, sir. सर, कभी कभी डिफरेंट लाइक पर्पल काइंड ऑफ स्काई भी दिखता है। जी बेटा, ऑल डिपेंड्स अपॉन मिक्सचर ऑफ साइज। वो कभी कभी किस लिए होता है, कभी कभी बेटा धुआं चला जाता है, कभी कभी डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, कभी कभी पानी भर जाता है बादलों के अंदर, उन रीजंस की वजह से बेटा ये सब चीजें होती हैं। कहते हैं अगर अर्थ के पास नो एटमॉस्फेयर होता तो कोई भी कलर सनलाइट का स्कैटर नहीं होता, इसलिए हमको सब काला नजर आता। बेटा स्पेस हमको ब्लैक इसी वजह से नजर आता है। एग्जाम्पल, स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर्स जो हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पे कोई बिखेरना है ही नहीं, वहां पे लाइट जो है वो स्कैटर ही नहीं हो रही, स्कैटर ही नहीं हो रही तो कलर आएगा ही नहीं, कोई भी कलर हमें बिखरता हुआ नजर नहीं आता। तो व्हेन नो एटमॉस्फेयर, नो स्कैटरिंग, इसलिए एटमॉस्फेयर या स्काई अपीयर्स ब्लैक। तो आप देख सकते हैं ऑन अर्थ स्काई कौन से कलर का है? ब्लू। इन स्पेस कौन सा कलर आ गया? ब्लैक। नो स्कैटरिंग, नो एटमॉस्फेयर, नो स्कैटरिंग बिकॉज नो एटमॉस्फेयर, नो स्कैटरिंग बिकॉज नो एटमॉस्फेयर, है ना? Scattering due to small sized colloidal particles.
ठीक है, दिस इज द रीजन स्काई अपीयर्स ब्लू। कहते हैं वाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स। अब क्लाउड्स हमें सफेद रंग के क्यों होते हैं? स्काई के कंपैरेटिवली बादल हमारे सरफेस से ज्यादा पास होते हैं, इसलिए वो कम हाइट पे होते हैं। इसीलिए इसके अंदर स्कैटरिंग जो होती है लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, जिसके अंदर ज्यादा बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अपर एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन नीचे के एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन ज्यादा होता है, डस्ट पार्टिकल ज्यादा होते हैं, वो पानी की बूंदें ज्यादा बड़ी होंगी, आइस की बूंदें होती हैं। इसलिए बेटा सारे कलर्स बराबर रिफ्रैक्ट करते हैं, इसलिए ऑल वेवलेंथ स्कैटर नियरली इक्वली एंड मर्जेस टू गिव वाइट कलर। आया समझ में क्लास? तो आसमान बता दो। बहुत ऊपर है पर बादल नीचे होते हैं। आसमान ऊपर है तो उस केस के अंदर पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, तो छोटी वेवलेंथ बिखरती है, इसलिए आसमान नीला नजर आता है। बादल आसमान से बहुत नीचे होते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर के नीचे वाले हिस्से में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। सारा पोल्यूशन भी तो सी लेवल पर ही होता है, क्योंकि पार्टिकल्स सारे बड़े बड़े हैं, हैवी हैवी है, इसलिए सारी लाइट बराबर तरीके से बिखरती है। समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। तो इसलिए बादल सफेद नजर आते हैं। कहते हैं सन, हमको सनसेट और सनराइज के दौरान कौन से कलर का नजर आता है बेटा? लाल रंग का नजर आता है। लेकिन वैसे अगर आप देखो तो हमें सन वाइट कलर का नजर आता है। सर क्यों? क्योंकि होराइजन में सन हमसे बहुत दूर होता है। होराइजन, सन इज वेरी फार। सनसेट या सनराइज में सन हमसे बहुत दूर होता है। सन इज नियर होराइजन एंड द रेज फ्रॉम द सन को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर का, इसलिए छोटे छोटे पार्टिकल सारे बिखर जाते हैं पहले ही। ये रहा बेटा अर्थ, ये रहा होराइजन, ये रहा सन। यहां तक आते आते एटमॉस्फेयर इतना बड़ा होता है कि छोटे 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 पार्टिकल सारे इधर इधर चले जाते हैं। तो कौन सा कलर दूर तक ट्रैवल कर सकता है बेटा? रेड। छोटी वेवलेंथ बिखर चुकी है, यहां पे थोड़े ना खड़े हम तो अर्थ पे हैं, तो अर्थ तक अगर सारे 7 कलर्स में से सारे छोटे मोटे कलर बिखर गए तो जो कलर बचेगा वही तो दूर तक ट्रैवल करेगा। इसलिए रेड कलर जो होता है, जिसकी वेवलेंथ डिस्टेंस ट्रैवल करने की ज्यादा होती है, वो सबसे कम बिखरता है और वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हमें सन रेड कलर का नजर आता है। लेकिन दोपहर को जब सन हमारे सर के ऊपर होता है तो सनलाइट पास करती है बहुत छोटे पोर्शन ऑफ अर्थ के एटमॉस्फेयर से, जिसकी वजह से स्कैटरिंग बहुत कम होती है, इसलिए सन हमें कौन से कलर का नजर आता है? वाइट कलर का नजर आता है। तो आई होप बेटा आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया, यस सर। है ना? और इसी रेड कलर को हमने यूज किया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, डेंजर सिग्नल्स कौन से कलर के होते हैं? रेड। क्योंकि जब लाइट पास करती है एटमॉस्फेयर से तो छोटे स्कैटरर्स सारे कलर को बिखेर देते हैं, पर रेड कलर सबसे कम बिखरता है
और सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इसलिए जितने भी डेंजर सिग्नल हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है और सबसे ज्यादा दूर तक जा सकता है। तो छोटे छोटे कलर स्कैटर होकर बिखर के चले गए, लेकिन रेड कलर बच जाता है, इसलिए रेड कलर दूर तक ट्रैवल करता है, इसलिए हमें नजर आता है। राइट क्लास? तो आई होप आपको ये वाले सारे समझ में आ गए भाई। यस सर। Yes.